स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सेक्शन 55 की कंडीशंस पढ़ी थी और सेक्शन 55 के कंडीशन में क्या क्या था। पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी शेयर्स आप रिडीम करना चाहते हो, रीपे करना चाहते हो, वो क्या होने चाहिए आपके फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब मैंने समझाया था, जो शेयर जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू जितनी है उतना कंपनी को कॉल भी करना चाहिए और रिसीव भी करना चाहिए, उसे हम क्या कह देते हैं, फुल्ली पेड अप। अगर वो कोई भी शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप नहीं है तो सेक्शन 55 आपको अलाउ नहीं करता। किस चीज के लिए अलाउ नहीं करता? रिडीम करने के लिए अलाउ। पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसे फुल्ली पेड अप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन के अंदर 3 पार्ट्स थे मेरे। पहला पार्ट क्या था? टू इशू न्यू शेयर्स, नए शेयर्स। शेयर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो टू इशू न्यू शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस कहां तक इशू करने हैं? फेस वैल्यू। किसकी फेस वैल्यू? जितने प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करना चाहते हो उसकी फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट आपको क्या करने पड़ेंगे? नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। यानी कि जितने से कैपिटल आपकी खत्म होगी उतने से ही नई कैपिटल आपकी क्या होगी? जनरेट होगी, रेज करनी है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन के उसके ऊपर एग्जाम्पल भी करा दिया था और एंट्रीज मैंने करवाई थी। और एंट्रीज का सीक्वेंस कौन बताएगा? मैंने क्या रखा था सीक्वेंस? सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, फिर सेक्शन 55 का कंप्लायंस करेंगे और फिर उसके बाद हम इजिली क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री कौन बोलेगा? ड्यू करने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी बुक से हटेगी, हटेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और सामने वाले को पैसा देना है तो मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है। सेक्शन 55 कंप्लाई करना है। और सेक्शन 55 हम कैसे कंप्लाई कर रहे थे? नए शेयर्स को इशू करके। तो नॉर्मल आपको शेयर इशू करने की एंट्री पास करनी है। तो शेयर इशू करने की एंट्री आपकी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फास्ट तो नहीं जा रहा? उसके बाद लास्ट हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? क्या पेमेंट करना है? किसको पेमेंट करना है? सामने वाले को। तो हमने पहले क्रेडिट किया था ड्यू करते टाइम, अब खत्म होगा, अब मेरी लाइबिलिटी नहीं बची ना। अरे जब पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी मेरी बचेगी ही नहीं। तो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो क्रेडिट किया था अब उसे वापस से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा। तो ये था हमारा पहला, कल की कंडीशन का पहला एग्जाम्पल था, सेकेंड कंडीशन का इक्विटी शेयर्स का। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, अब बी पार्ट का ही, सेकेंड कंडीशन का ही सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं लिख रही हूं यहाँ पे, कंपनी ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वलेंट to face value, equivalent to the face value of redeemable preference shares. Company transfer an amount equivalent to the face value of redeemable preference shares from free reserves to CRR, from free reserves to CRR। ये सेकंड कंडीशन मैंने लिखवाई थी कल। अरे लिखवाई थी, हाँ। मुझे सब बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है, हमें बता, मैं जैसे पूछूंगी वैसे वैसे बताते जाना है। देखो यहां से पहले पढ़ो एक बार, ये 4 वर्ड्स पढ़ो। क्या बोला ये? कंपनी ट्रांसफर एन अमाउंट, यानी कि क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इन 4 वर्ड से? कंपनी को क्या करना है? अमाउंट करना है ट्रांसफर, एक अमाउंट ट्रांसफर करना है। कितना करना है? आगे पढ़ो। इक्वलेंट, इक्वलेंट मतलब उसके कितने, किसके बराबर ट्रांसफर करना है? फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वहां पे भी मैंने यही बताया था ऊपर वाली कंडीशन में कि फेस वैल्यू की जितनी प्रेफरेंस शेयर्स का आप रिडीम कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू के इक्वलेंट आपको क्या करने थे? नए शेयर इशू करने थे। यहाँ पे क्या बोला है कि जितने प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू के इक्वलेंट आपको एक अमाउंट ट्रांसफर करना है। बोला है? ये समझ में आ रहा है? एक अमाउंट ट्रांसफर करना है। किसके इक्वलेंट ट्रांसफर करना है? फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जितने प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू के इक्वलेंट आपको एक अमाउंट ट्रांसफर करना है। यहां तक मुझे तो यही समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है सभी को। कहां से कहां ट्रांसफर करना है? फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से ट्रांसफर करना है? फ्री रिजर्व से CRR में ट्रांसफर करना है। कहां से ट्रांसफर करना है?
फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डालना है, सीआरआर में, जो कि किसके इक्वलेंट, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक अमाउंट ट्रांसफर करना है, कहां से कहां ट्रांसफर करना है अमाउंट, फ्री रिजर्व से कहां ट्रांसफर करना है, सीआरआर में ट्रांसफर करना है, किसके इक्वलेंट करना है, फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इतना इन डिटेल, इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने सीधा सीधा लिख दिया, फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डालना है, सीआरआर में डालना है। इसका मतलब समझ में आया, सेकेंड कंडीशन मतलब समझ में आया, कंपनी ट्रांसफर एन अमाउंट equivalent to the face value of the redeemable preference shares from free reserves to CRR। ठीक है, यानी कि फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डालना है, CRR में, किसके इक्वलेंट, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के इक्वलेंट। ठीक है, अब व्हाट इज फ्री रिजर्व, पहले तो ये भी जान ले और ये भी जान लेते हैं, तभी तो पूरा समझ में आएगा। व्हाट इज फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व क्या होते हैं, मैंने लिखवा रखा था, शायद लिखवा दिया ना, फ्री रिजर्व क्या होता है, लिखवा रखा है, हाँ वेरी गुड। व्हाट इज फ्री रिजर्व, अरे नालायक को बोलो, नहीं पता। व्हाट इज फ्री रिजर्व्स, क्या फ्री, अरे कोई बात नहीं, ऐसा हंसना नहीं है, क्लियरली बोलो जो बोलना है। हाँ तो सही बोल रही हो ना। और सीआरआर क्या होता है, वेरी गुड, आपने लेक्चर देखा होगा तब बताया होगा मैंने शायद। नालायक को तुम देखो, तुम्हें याद नहीं है तो मतलब तुमने इतने दिनों पहले देखा इसलिए भूल गए तुम। हाँ, फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। बच्चों ये फ्री रिजर्व क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे अब। फ्री रिजर्व ऐसे रिजर्व्स होते हैं, आपको पहले पता है कि रिजर्व क्या होता है, पहले ये बताओ रिजर्व क्या होता है। जो भी प्रॉफिट्स कमाती है, आपको पता है अकाउंटिंग जो होती है ना वो डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री मतलब एक तरफ तो लाइबिलिटी साइड इफेक्ट होती है और दूसरी तरफ असेट साइड इफेक्ट होती है। तो रिजर्व में अगर आपको मैं थोड़ा सा इन डेप्थ लेके जाऊं ना, तो रिजर्व में कोई एक्चुअली में पैसा होता ही नहीं है। रिजर्व के नाम का पैसा मेरे पास बैंक अकाउंट में पड़ा होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस करके प्रॉफिट्स कमा रहे हो, तो प्रॉफिट को मैं रिजर्व का नाम दूंगी क्या, या प्रॉफिट जो आपने कमाया वो तो आपके बैंक में होगा ना। जैसे आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो वो 10 लाख का प्रॉफिट आपका कहाँ है, बैंक में है ना। तो यानी कि अब मेरे को डबल साइडेड एंट्री पास करनी है, तो जब मैं अकाउंटिंग करूंगी तो मेरे पास वो 10 लाख बैंक में जो पड़ा हुआ है वो एज अ रिजर्व की तरह पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली मेरे पास रिजर्व में कुछ है नहीं, रिजर्व के नाम का पैसा मेरे पास बैंक में है। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा इन डिटेल है ये, इन डेप्थ है, थोड़ा समझ में बच्चों को कम आता है क्योंकि बच्चे सिर्फ रटने में ध्यान लगाते हैं, तो रट्टाफिकेशन नहीं करनी है बच्चों। जैसे फ्री रिजर्व का पैसा, फ्री रिजर्व मतलब बोले तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो कि फ्री होता है, जिसको आप जहां मर्जी चाहे वहां यूज कर सकते हो। अब ये जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व में 5 लाख रुपए, क्या रिजर्व में 5 लाख है क्या, जनरल रिजर्व के नाम का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है 5 लाख। अरे समझ रहे हो कि तभी तो आपकी डबल साइडेड एंट्री क्या होती है, डबल साइडेड एंट्री वो क्या होती है, मैच होती है। यानी कि रिजर्व आपका लाइबिलिटी साइड में दिखता है और बैंक आपका असेट साइड में दिखता है। तो यानी कि रिजर्व के नाम का पैसा मेरे पास कहाँ पड़ा है, बैंक में पड़ा है, ठीक है। अब फ्री रिजर्व क्या होते हैं, ऐसे रिजर्व्स होते हैं ये जिसके ऊपर कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने है ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया, ठीक है, क्या होता है ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्या होता है ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब आपको सबको ये बात पता है क्या कि जो भी मैं इस साल में इनकम कमाती हूँ, जो भी मैं इस साल में इनकम कमाऊंगी उसके ऊपर टैक्स में नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में देती हूँ, पता है ये बात। जो भी प्रीवियस ईयर में मैं इनकम कमाती हूँ, अब बच्चों मुझे इनकम पता ही नहीं है कि मेरी इनकम कितनी होने वाली, तो मैं टैक्स कैसे पे करूंगी इस साल के अंदर, वो तो मेरी ईयर एंड पे जाके पता चलती है ना कि टोटल इनकम मेरी कितनी हुई है ना। लेकिन मुझे ये पता है फ्यूचर में कि मुझे जो भी इनकम होगी उसके ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, पता है मुझे। और और हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोविजन एक तरीके से क्या क्या होता है, एस्टिमेशन।
प्रोविजन क्या होता है? एक तरीके से हम एस्टिमेशन ही तो कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में इतना टैक्स देना पड़ सकता है, तो उसके लिए आज ही मैं क्या कर रही हूँ? प्रोविजन क्रिएट करके रख रही हूँ। प्रोविजन मतलब जो फ्यूचर में होने वाला खर्चा है उसके लिए मैं आज ही पैसा रख रही हूँ। जैसे मैंने प्रोविजन बनाया, 1 लाख रुपए का प्रोविजन बना के रखा, ठीक है, बना के रखा। मुझे लग रहा था कि 1 लाख की तो मेरी लाइबिलिटी बन सकती है, टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो मैंने आज ही करंट ईयर में प्रोविजन में पैसा डाल दिया, पीएनएल से निकाल के। ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, तो मैंने क्या करा बच्चों, पीएनएल वगैरह जो भी, वो प्रोविजन वगैरह जो भी बनता है वो पीएनएल से निकालते हैं, प्रॉफिट में से निकालते हैं पैसा। जैसे आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख का, है ना, तो 10 लाख में से मैं पूरा का पूरा 10 लाख यूज नहीं कर सकती। इसमें मैंने 10 लाख में से मान लीजिए मैंने 1 लाख क्या कर दिया, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया। तो प्रोविजन यानी कि 1 लाख रुपए मैंने प्रोविजन के नाम पे बुक कर दिया ना अपना। तो फ्यूचर में जब भी कोई लाइबिलिटी मेरी बनेगी तो मैं कहाँ से यूज कर लूंगी? इस प्रोविजन से पैसा निकाल के पे कर दूंगी। अरे सही है। जैसे डेटर्स, आपने डेटर्स सुना है? डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे मुझे पैसा रिसीव होने वाला है, आज नहीं हुआ फ्यूचर में होगा। क्या मुझे ये पता है क्या फ्यूचर में मुझे 100% पैसा रिसीव हो जाएगा? नहीं। तो मैं उसके लिए क्या बना के रखती हूँ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना के रखते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है मेरे फ्यूचर में इतना पैसा मुझे ना मिले, इतना मुझे लॉस हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आज ही क्या करके रखा है? तैयारी करके रखी है, प्रोविजन बना के रखा है। उसी तरीके से मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने आज ही क्या कर रखा है? प्रोविजन बना के रखा। और प्रोविजन कितने का बना के रखा? और बच्चों ये प्रोविजन वगैरह जो भी हम बनाते हैं ये हमारे किसके हिसाब से बनाते हैं? एक्सपीरियंस के हिसाब से, एस्टिमेशन के हिसाब से। हमें ये नहीं पता एक्चुअली में इतना होने वाला है, हम ऑन एन एवरेज एस्टिमेशन करके प्रोविजन क्रिएट करते हैं। दिस इज नॉट 100%, ये एस्टिमेशन बेसिस पे काम करते हैं हम लोग। अब मैंने प्रोविजन आज तो बना लिया कितने का? 1 लाख रुपए का। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी मेरी केवल और केवल कितने की बनी? 80,000 की। मैंने प्रोविजन कितना बना के रखा था? 1 लाख। मुझे लग रहा था कि 1 लाख का खर्चा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में मुझे पता चला कि मेरा कितने का खर्चा हो रहा है? 80,000। तो मैंने क्या कर रखा है? जिसके टूवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी थी, उसके टूवर्ड्स जो प्रोविजन मैंने बना रखा था वो लाइबिलिटी फुलफिल हो गई। यानी कि 1 लाख में से 80,000 तो मैंने टैक्स पे कर दिया। 1 लाख का जो प्रोविजन मैंने निकाला था पीएनएल से, उस 1 लाख में से मैंने 80,000 का टैक्स पे कर दिया। बचा कितना इस प्रोविजन में? 20,000। अब मुझे बताओ मैंने प्रोविजन किसके लिए बनाया था? टैक्स के लिए बनाया था ना, टैक्स पे करने के लिए बनाया था। अब मेरा टैक्स बनाई 80,000 का, तो जो भी एक्सेस प्रोविजन मेरा बचा वो हम प्रोविजन किसकी तरह कंसिडर करते हैं? एज अ फ्री रिजर्व की तरह कंसिडर करते हैं। किसकी तरह कंसिडर करते हैं? एज अ फ्री रिजर्व की तरह कंसिडर करते हैं। मतलब समझ रहे हो? जिसके टूवर्ड्स मैंने प्रोविजन बनाया था, जब मेरा वो पर्पस फुलफिल हो गया, जब वो मेरा क्या हो गया? पर्पस फुलफिल हो गया, तो जो भी एक्सेस प्रोविजन मेरा बचा वो एक्सेस प्रोविजन मेरे लिए तो क्या बन गया? फ्री रिजर्व। मैं उस 20,000 को कहीं भी यूज ले सकती हूँ। समझ में आ रही है ये बात? अब जैसे फ्री रिजर्व में और क्या क्या आ जाता है बच्चों? जनरल रिजर्व। क्या आ जाता है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, इसके ऊपर कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती, किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता। जो भी बचा कुचा प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर रिटेन, दूसरा ही नाम इसका क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सारे किसके नाम है आपके? ये फ्री रिजर्व के नाम है। समझ रहे हो? नॉन फ्री रिजर्व क्या होते हैं? फ्री रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व। नॉन फ्री रिजर्व क्या होता है? जो स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे, यानी कि जिसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, जहां मर्जी चाहे वहां यूज नहीं कर सकते, वो नॉन फ्री होते हैं। फ्री तो क्या? जिसको हम जहां मर्जी चाहे वहां यूज करें। हमें डिविडेंड देना है डिविडेंड दे, हमें कहीं असेट खरीदनी है असेट खरीदे, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है वो जो करना है वो कर सकते हैं। वो होता है हमारा फ्री रिजर्व। नॉन फ्री क्या होता है? जिसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं। समझ रहे हो क्या? अब जैसे प्रोविजन वैसे जो बनाया था ना, ये नॉन फ्री है। क्यों नॉन फ्री है? क्योंकि इस प्रोविजन का पैसा मैं काम में नहीं ले सकती जब तक मेरा पर्पस फुलफिल नहीं है। जब तक मेरा पर्पस, जैसे ही मेरा पर्पस फुलफिल हो गया उसके बाद जो मेरा एक्सेस प्रोविजन बचा तो मैं काम में ले सकती हूँ ना, तब तो वो मेरे लिए फ्री हो गया। अरे समझ गए क्या? फ्री रिजर्व क्या होगा? 1 लाख माइनस 80,000, दैट इज माई
20,000 क्या होगा मेरा फ्री रिजर्व। अगर यहाँ पे 1,20,000 होता तो मेरा कुछ भी फ्री रिजर्व नहीं होता, फिर मेरे पर्पस से उल्टा मुझे पीएनएल से और पैसा निकालना पड़ता पे करने के लिए। सही है ना? तो ये हमारे क्या है, फ्री रिजर्व्स है सारे। अभी मैं लिखवा दूंगी ये सारी बातें। उसके बाद बच्चों आता है हमारा नॉन फ्री रिजर्व। जैसे नॉन फ्री रिजर्व का एक बार एग्जांपल्स बताओ क्या क्या होते हैं नॉन फ्री रिजर्व के एग्जांपल। जैसे सीआरआर जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे ना, वो खुद ही नॉन फ्री रिजर्व है। नॉन फ्री मतलब जिसको आप यूज नहीं कर सकते। मतलब मैंने फ्री रिजर्व से पैसा निकाला और ब्लॉक कर दिया किसमें, नॉन फ्री रिजर्व में। नॉन फ्री रिजर्व बोले तो सीआरआर। सीआरआर दूसरा होता है डीआरआर। डीआरआर क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, डिबेंचर को पे करने के लिए। जैसे कैपिटल रिजर्व, क्यों क्या कैपिटल रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है, कैपिटल नेचर के सारे प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कहाँ डालते हैं हम, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो उसको आप जहां मर्जी चाहे वहां यूज नहीं कर सकते। मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन दी गई है एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर रेस्ट्रिक्शन है इन रिजर्व्स के ऊपर, है ना, समझ गए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, जैसे आ गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी आपका एक रिजर्व इनकम ही है आपकी। जो भी प्रीमियम आप कमाते हो दैट इज योर इनकम। वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो क्या, नहीं, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। 4 जगह यूज कर सकते हो केवल सिक्योरिटी प्रीमियम को, उसके अलावा कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। समझ रहे हो, जिस भी रिजर्व पे रेस्ट्रिक्शन होती है जिसको आप यूज नहीं कर सकते एज अ फ्री, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन फ्री रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है बच्चों सीआरआर। सीआरआर क्या है, एक तरीके का सीआरआर भी एक क्या है, अरे रिजर्व भी तो है। सीआरआर का फुल फॉर्म बोले तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी तो एक रिजर्व ही है। यानी कि एक रिजर्व से पैसा निकाल के दूसरे रिजर्व में डाल रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो, फ्री रिजर्व से पैसा निकाल रही हूं और सीआरआर में डाल रही हूं। ठीक है, सीआरआर मेरा क्या है, नॉन फ्री, यानी कि इसको मैं जहां मर्जी चाहे वहां यूज नहीं कर सकती, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और सीआरआर केवल और केवल, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, केवल और केवल एक ही पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और वो पर्पस क्या है हमारा, बोनस शेयर इशू करने में यूज किया जाता है। किसके पर्पस के लिए यूज किया जाता है सीआरआर, बोनस शेयर इशू करने में। सीआरआर केवल और केवल बोनस शेयर इशू करने में यूज में लेते हैं। बोनस शेयर का आपके पास टॉपिक भी है पूरा का पूरा, वो मैं इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगी। बोनस शेयर, वैसे बोनस शेयर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, क्या होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर्स नाम से ही क्लियर है, बोनस, बोनस देना मतलब फ्री में देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। किसको देते हैं, अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को देते हैं। कोई बाहर वाले एम्प्लॉयज को नहीं देते, जाके किसी भी थर्ड पार्टी को जाके नहीं दे देते बोनस। अगर आप मेरे पास काम कर रहे हो, मेरी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, तो मैं आपको ही तो बोनस दूंगी, किसी और को जाके थोड़ी दे दूंगी बोनस। समझ रहे हो क्या। तो बोनस शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग्स। जितनी आपकी होल्डिंग मेरी कंपनी में है उसके प्रपोर्शन में आपको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। बोनस शेयर एक तरीके से क्या होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों आप अगर जिसने भी कल फर्स्ट क्लास मेरी ली है तो वो मुझे बता सकता है कि ये कंडीशन क्यों डाली गई कंपनीज एक्ट में। जैसे कल वाले केस में जब नए शेयर इशू कर रहे थे तो मैंने क्या लॉजिक बताया था, ये कंडीशन क्यों डाली गई, क्योंकि जितने से आपकी कैपिटल खत्म हो रही थी उतने से ही आपकी कैपिटल बढ़ रही थी। यानी कि कैपिटल बिफोर रिडम्पशन और आफ्टर रिडम्पशन सेम ही था, तो उससे लाइबिलिटी वाले परेशान नहीं होते। लेकिन आज वाले केस में ऐसी कंडीशन क्यों डाली गई, और ऐसे ये कंडीशन डालने के बाद लाइबिलिटी वाले सेटिस्फाई कैसे हो गए, मतलब उनको ऐसा कैसा लगा कि ये कंडीशन हमारे फेवर में है। ये कंडीशन पढ़ के बताओ मुझे, सोच के बताओ। नालायक, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन बोल दिया, नालायक अब बोल रहे क्या। मैं ये पूछ रही हूँ, कल वाली कंडीशन के पीछे लॉजिक था कि जितने से कैपिटल खत्म हो रही थी उतने से ही कैपिटल बढ़ रही थी। तो हमारी कैपिटल पहले भी उतनी ही थी और अभी भी उतनी ही है, तो लाइबिलिटी वाले ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो ये डाली है फ्री रिजर्व से पैसा सीआरआर में डालने की, ये कंडीशन डालने के पीछे कारण क्या था,
लाइबिलिटी वाले इस कंडीशन से कैसे सेटिस्फाई हुए? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, तो अब बताओ क्यों, क्या कारण है इसमें डालने का, फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालने का? नालायक हंसो मत, पहले बताओ। हाँ बोलो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आंसर यही है। दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, कि बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। सीआरआर का केवल और केवल एक ही काम है, बोनस शेयर इशू करना। तो मतलब इससे क्या होने वाला है? सही, फ्री रिजर्व को मतलब फ्री, तो फिर शेयर इशू करने में मतलब बच्चों एक बात बताओ, शेयर्स कम, ये जो सीआरआर कंपनी कभी भी फ्यूचर में काम में लेगी, फ्यूचर में कभी तो ये रिजर्व काम में लेगी, तो केवल और केवल एक ही पर्पस के लिए ले सकती है। कौन से पर्पस के लिए? शेयर, बोनस शेयर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्टीमेटली इशू तो शेयर्स ही हो रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी पैसा नहीं मिल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम शेयर्स दे रहे हैं, यानी कि कैपिटल तो बढ़ ही रही है। अरे कैपिटल तो बढ़ रही है, समझ रहे हो क्या? शेयर, आप बोनस शेयर्स कहाँ से देते हो? फ्री, अपने रिजर्व से देते हो। बोनस शेयर आप कहाँ से दोगे? मैं जब पढ़ाऊंगी ना बोनस वाला टॉपिक, तब आपको पूरा इन डिटेल बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो, बोनस शेयर्स जो कंपनी देती है वो खुद के रिजर्व में से देती है। कहाँ से देती है? खुद के रिजर्व में से देती है। तो इसके अगेंस्ट में कोई भी पैसा रिसीव नहीं होता, लेकिन शेयर्स तो इशू होते हैं। तो शेयर्स इशू होंगे तो कैपिटल तो मेरी अभी भी उतनी की उतनी ही मेंटेन होगी, फ्यूचर में जब भी होगी। अभी नहीं हो रही कोई बात नहीं, फ्यूचर में तो होगी। तो लाइबिलिटी वालों को जब सीआरआर दिखेगा तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएंगे वो लोग। वो ये सोचेंगे कि जब भी कंपनी सीआरआर यूज करेगी तो कैपिटल इशू, बोनस शेयर इशू करने में तो काम में लेगी, शेयर्स ही तो इशू होंगे, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हो, लेकिन हो तो शेयर ही रहे हैं इशू। अरे सही है क्या? एक होता है नॉर्मल शेयर, एक होता है बोनस शेयर। नॉर्मल शेयर मतलब जिसके अगेंस्ट में आप पैसा रिसीव करते हो, ठीक है? जैसे हमने कल शेयर इशू करे तो एंट्री क्या पास करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी जो बोनस शेयर मैं इशू करूंगी उसके अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं लूंगी, क्योंकि ये शेयर्स क्या होते हैं हमारे? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके अगेंस्ट में मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी, लेकिन शेयर्स तो दूंगी। तो वो जो पैसा मैं कहाँ से लाके दूंगी? अपने फ्री रिजर्व यूज करूंगी। समझ रहे हो? फ्री रिजर्व के नाम का जो बैंक में पैसा है, उस पैसों से मैं आपको बोनस शेयर इशू करूंगी। आप, लेकिन उस शेयर के बदले तुमसे पैसा नहीं लूंगी मैं। समझ रहे हो? जब कंपनी बोनस शेयर कब, पता है कब इशू करती है? जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो कंपनी सोचती है कि अपने ही एम्प्लॉयज को क्या दिया जाए? बोनस शेयर दिया जाए। समझ गए? तो बोनस शेयर अल्टीमेटली अभी शेयर इशू नहीं हो रहे, लेकिन फ्यूचर में तो शेयर्स इशू होंगे ही होंगे, और जितना सीआरआर में पैसा होगा उतने ही इक्विवेलेंट आप क्या करोगे? शेयर इशू करोगे। तो सेकंड कंडीशन आपको समझ में आई क्यों डाली गई? कंपनी को दो ऑप्शन दिए गए। क्या क्या ऑप्शन दिए गए? कंपनी चाहे सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए दो चीजें कर सकती है, या तो नए शेयर इशू कर ले, या फिर फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डाल दे। सिंपल, खत्म। दो ही काम कर सकती है। और आपको एक और चीज चेक करनी है। क्या चेक करना है? कि शेयर्स फुली पेड अप है या नहीं। बस इसी के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा रिडम्पशन। सेक्शन 55 केवल और केवल दो ही चीजों के पीछे, दो ही चीजों से कंप्लाई होता है। सेक्शन 55, पहले तो ये बात ध्यान रखेंगे, सेक्शन 55 हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू को दिमाग में रखता है, मतलब फेस वैल्यू का ही डील करता है। चाहे आप पेमेंट सामने वाले को ज्यादा कर रहे हो चाहे कम कर रहे हो, इससे सेक्शन 55 को फर्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रही हूँ मैं, आपको शायद अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही हो, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना आपको, तब आपके दिमाग में ये सारी बातें क्लिक होनी चाहिए। मैं पूछूंगी कि सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जितने की कैपिटल की फेस वैल्यू है उसके इक्वलेंट क्या होगा? सेक्शन 55 कंप्लाई होगा। पहली कंडीशन में भी फेस वैल्यू से कंप्लाई हो रहा था और दूसरी कंडीशन में भी फेस वैल्यू से ही कंप्लाई हो रहा है, यानी कि सेक्शन 55 केवल और केवल फेस वैल्यू को डील करता है। फेस वैल्यू मतलब जितनी कैपिटल आपकी दिख रही है। सही है? आप पेमेंट ज्यादा दे रहे हो, कम दे रहे हो, प्रीमियम पे दे रहे हो, पार पे दे रहे हो, उससे सेक्शन 55 को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। सेक्शन 55 बोलता है कि तुम चाहे कितना भी पेमेंट दो, जितने से तुम्हारी कैपिटल खत्म हो रही है ना, उतने से नई कैपिटल जनरेट करो, या फिर फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहाँ डाल दो? सीआरआर में डाल दो। बस सेक्शन 55 का रोल इतना है। समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 55 केवल और केवल दो ही चीजों से कंप्लाई होता है पहले, लेकिन आपको सबसे पहली कंडीशन तो ये तो चेक करना पड़ेगा कि वो फुल्ली पेड अप है या नहीं। अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो वहां पे पहले रुकना पड़ेगा और उससे पहले फुल्ली पेड अप
बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सेक्शन 55 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और सेक्शन 55 क्या होगा, या तो न्यू इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू होंगे, या फिर और मतलब बोले तो या तो कंपनी ये कर सकती है, या फिर और लिखवाया है ना मैंने बीच में, अरे नोट्स में और लिखवाया है ना, हाँ, या फिर फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहाँ डाल सकती है, सीआरआर में। दो ऑप्शन फॉलो कर सकती है, समझ रहे हो। सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए दो चीजें काम करती हैं, नए शेयर इशू कर दो या फिर फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डाल दो। फ्री रिजर्व अभी आपको मैंने समझा दिया, सीआरआर मैंने अभी आपको समझा दिया। किसी को कोई डाउट, चल सकते हैं आगे। चलो अब मुझे बताओ, आपने फ्री रिजर्व की डेफिनेशन लिख रखी है या नहीं लिख रखी, पहले तो आप मुझे ये कंफर्म करो। इसने तो लिख रखी है, तो लिखवा दो, फ्री रिजर्व की डेफिनेशन लिखवा दो 2 मिनट में, या फिर पहले क्वेश्चन करा दो फिर लास्ट में लिखवा दो। क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा बच्चों सुनो, जब नए शेयर इशू करेंगे तो इसकी तो एंट्री आपको पता है, मैंने कल सिखा दी। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसकी तो एंट्री हो गई। अब मुझे ये वाली एंट्री बताओ, अगर कंपनी ये वाला ऑप्शन चूज करती है तो उस केस में क्या एंट्री आप पास करोगे, हाँ बताओ, अरे नालायक को बताओ। सीआरआर, कंसेप्ट में मार खा गए ना, कल ही बताया था। ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, ये जनरल रिजर्व है। फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व होता है, ठीक है। जनरल रिजर्व आपका कितने का है, मान लेती हूँ 7 लाख का, ठीक है। यानी कि इस रिजर्व का कौन सा बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना। अब इस फ्री रिजर्व से पैसा निकालना है, निकालना है मतलब कम करना है, तो कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अगर रिजर्व से पैसा निकालोगे तो रिजर्व कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो हमारे डेबिट होगा। और रिजर्व दूसरा क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो मतलब एक रिजर्व से पैसा निकाल के दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो जब रिजर्व में ट्रांसफर करोगे पैसा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व से पैसा निकालोगे और कहां डाल दोगे, सीआरआर में। तो अब जनरल रिजर्व में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि जनरल रिजर्व से पैसा निकाल के आपने कहां डाल दिया, सीआरआर में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो दूसरा रिजर्व को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि रिजर्व में आप पैसा डाल रहे हो, तो डालोगे तो क्रेडिट करोगे ना। अरे सही है ना, रटने की जरूरत है क्या बच्चों, रटना नहीं है। रिजर्व से पैसा निकालोगे तो डेबिट, रिजर्व में पैसा डालोगे तो क्रेडिट। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगी तो डेबिट। लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज नहीं, क्रेडिटर्स अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो डेबिट, नालायक। क्रेडिट, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट करना है, क्रेडिटर्स कम होंगे तो डेबिट करना है। समझ गए, नेचर समझ में आना जरूरी है। नेचर अगर समझ में आ गया तो आप डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली कर पाओगे। तो एंट्रीज फ्रेम करना सीख गए, तो फ्री रिजर्व से अगर सीआरआर में डाल लेंगे तो रिजर्व से पैसा निकालेंगे तो डेबिट, रिजर्व में पैसा डालेंगे तो क्रेडिट। सीआरआर में डाल रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा लिखवाऊंगी, कौन सा कल लास्ट कौन सा था, एक 1 था ना, तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। लिखे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। और बच्चों थर्ड वाला मैंने क्या लिखवाया, एक बार कंडीशन, एक बार थर्ड वाली और खोल लो। बी का ही थर्ड पार्ट, पार्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड पार्टली फ्रॉम सेकंड, यानी कि पार्टली मतलब 50-50 नहीं, पार्टली मतलब कुछ के लिए तो हम नए शेयर्स इशू कर देंगे और कुछ के लिए फ्री रिजर्व से पैसा उठा के
CRR में डाल देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, चलो। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, ये क्या है आपका? एक्सट्रैक्ट। चले, चलो लिखो। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, उसका हमने क्या लिख रहे हैं? एक्सट्रैक्ट, यानी कि कुछ पोर्शन लिख रहे हैं जिसमें आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितने की दे रखी है? 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखा है 15 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है 7 लाख। जनरल रिजर्व ₹10 लाख। कैपिटल रिजर्व 8 लाख। अब नीचे लिखेंगे, ये बैलेंस शीट का केवल एक्सट्रैक्ट लिखा है मैंने। कंपनी कंपनी wants to redeem its preference shares for this purpose company use its own resources for compliance of section 55. Make entries. लिख लिया बच्चा लोगों? चलो रीड करें, क्वेश्चन रीड करें एक बार। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है हमें? चलो आओ रीड करते, अब सभी ने लिख लिया आई थिंक। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की दिख रही है आपको? 5 लाख रुपए की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दिख रहा है? 15 लाख। अच्छा मुझे बताओ, प्रॉफिट और लॉस इट्स अ फ्री रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व, वेरी गुड, इट्स अ फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व फ्री और नॉन फ्री? फ्री, फ्री रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व? नॉन फ्री रिजर्व, इसको कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते हो, फ्री नहीं है ये, नॉन फ्री है। कंपनी वॉन्ट्स टू रिडीम इट्स, क्या रिडीम करना चाहती है? प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कंपनी रिडीम 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है। फॉर दिस पर्पस कंपनी यूज इट्स ओन रिसोर्सेज फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55। इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही है? खुद के ही रिसोर्सेज यूज कर रही है। खुद के रिसोर्सेज बोले तो
खुद के ही रिजर्व यूज कर रही है, यानी कि फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहाँ डाल रही है, सीआरआर में डाल रही है। आपको क्वेश्चन हमेशा ये बता के देगा कि सेक्शन 55 किस तरीके से कंपनी कंप्लाई कर रही है, हमेशा क्वेश्चन बता के देगा। कल वाले क्वेश्चन में हमने नए शेयर इशू करे थे, आज वाले क्वेश्चन में कंपनी क्या कर रही है, खुद के रिसोर्सेज यूज कर रही है, किस पर्पस के लिए, फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन को ऑप्ट कर रही है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डाल रही है, सीआरआर में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है, सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है, अरे कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है, 15 लाख फेस वैल्यू को डील करना है ना। सेक्शन 55 फेस वैल्यू से कंप्लाई करना है, जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स आपको रिडीम करनी है उसकी फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करना है। तो यानी कि 15 लाख से सेक्शन 55 कंप्लाई होगा। और सेक्शन 55 कहां से कंप्लाई होगा, खुद की रिसोर्सेज, यानी कि फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डालना है, सीआरआर। अब मेरे को फ्री रिजर्व केवल और केवल दो दिख रहे हैं, पी&एल और जनरल रिजर्व। तो मैं पी&एल से पैसा निकालना है, जनरल रिजर्व से पैसा निकालना है। मुझे टोटल पैसा कितना इकट्ठा करना है सीआरआर में, 15 लाख। वेरी गुड, सीआरआर में टोटल पैसा 15 लाख चाहिए मुझे, क्योंकि सेक्शन 55 पूरा फेस वैल्यू से कंप्लाई करना है, और फेस वैल्यू से कंप्लाई करना है यानी कि सीआरआर में मुझे पूरा 15 लाख रुपए डालने हैं ना। तो पहले देखो पीएनएल में कितना पैसा है, क्या सफिशिएंट पैसा है पीएनएल में, नहीं, मुझे टोटल पैसा 15 चाहिए, उसमें पीएनएल में केवल और केवल कितना है, 7। तो मुझे अब किसके पास जाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, तो मुझे जरूरत कितने की है, अरे 8 की है ना, 15 टोटल था, उसमें से 7 लाख तो पीएनएल से ले लिए, बाकी 8 लाख मैंने किससे ले लिए, जनरल रिजर्व से। समझ गए क्या। तो आप एंट्री पास करोगे फ्री रिजर्व से पैसा निकालने की, तो क्या एंट्री पास करोगे, अब आप बोलोगे मैम पहले जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं पहले जनरल रिजर्व से भी पैसा निकाल सकती हूँ, तो जनरल रिजर्व से पहले पूरा 10 लाख ले लिया, बचा कितना, 5 लाख पीएनएल से निकाल लिया। कुछ भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व तो फ्री रिजर्व है ना, कोई भी यूज कर सकते हो पहले, चलेगा क्या। चलिए स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें, एंट्रीज का फॉर्मेट रेडी करो फटाफट से, जर्नल एंट्रीज बनाओ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, और फॉर्मेट रेडी करेंगे, और सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। अरे समझ में आ गया क्या क्वेश्चन, घर जाके आप लोगों को रिवीजन करना है बच्चों, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा फिर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करो, और सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर ड्यू, ड्यू करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब खत्म करेंगे और सामने वाले को ड्यू कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पहली एंट्री आपकी क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से खत्म हो रही है, कैपिटल कितने से खत्म हो रही है, पूरा 15 लाख, और सामने वाले को जो ड्यू करेंगे, यानी कि सामने वाले को मुझे जो पैसा देना है वो भी कितना देना है, 15 लाख रुपए देने हैं। पहली एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री क्या होती है सीक्वेंस में, सेक्शन 55। सेक्शन 55 कैसे कंप्लाई हो रहा है, प्री रिजर्व। तो एंट्री क्या पास करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। वेरी गुड। तो सेकेंड एंट्री पास करो, पहले जनरल रिजर्व यूज कर लूं या पीएनएल यूज करूं, जनरल रिजर्व। चलो तो पहले आपकी बात रखते हैं, जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 10 लाख यूज कर लेते हैं जनरल रिजर्व का, ठीक है। अब क्या जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अब दिखेगा क्या, कोई नहीं दिखेगा ना, क्योंकि उसका पैसा निकाल के मैंने कहां डाल दिया, सीआरआर में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मुझे जरूरत कितने की, 7 लाख की नहीं है, केवल 5 लाख की, 5 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और सीआरआर में पूरा 15 लाख रुपए मैंने डाल दिए।
यानी कि जितने से मैंने कैपिटल खत्म करी थी, यहाँ देखो, जितने से कैपिटल मैंने खत्म करी थी उतने से ही मैंने सीआरआर में पैसा ट्रांसफर कर दिया। यानी कि फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट मैंने क्या कर दिया, सीआरआर में पैसा ट्रांसफर कर दिया। बस हो गया सेक्शन 55। अब क्या कंप्लाई करें, अब क्या करें, लास्ट पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फटाफट से एंट्री पास कर दो, लास्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्या होगा, सीधा 15 लाख, पूरा 15 लाख हम पेमेंट कर देंगे। और इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इजी है, मुश्किल लग रहा है क्या, किसी को लॉजिकली कोई बात समझ नहीं आ रही, ऐसा है? चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब सुनो मेरी बात, अभी मैंने कल जो एग्जाम्पल करवाया तो वो शेयर्स वाला था, अभी जो एग्जाम्पल कराया वो फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डालने का था। अब थर्ड वाली कंडीशन का करेंगे, दैट इज पार्टली वाला, यानी कुछ के लिए तो हम नए शेयर इशू करेंगे और कुछ के लिए फ्री रिजर्व यूज करेंगे। चलो आओ, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड। बच्चों पता है ये चैप्टर है ना, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होता, लॉजिकली समझ के नहीं पढ़ता, उसके लिए ये चैप्टर बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो अपन को ऐसा काम नहीं करना, अपन लॉजिकली पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको इजीली समझ में आएगी। आपके ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सेक्शन 55 केवल और केवल फेस वैल्यू को डील करता है ना। और सेक्शन 55 केवल दो चीजों से कंप्लाई होता है, नए शेयर इशू करके और फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डालना है, ठीक है। और एक बात और चेक करनी है क्या, कि वो फुल्ली पेड अप है या नहीं, ठीक है। लिखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है आपकी, 18 lakhs। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 18 lakh। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 7 लाख। जनरल रिजर्व 9 लाख। उसके बाद लिखो नीचे, कंपनी wants to redeem its preference shares for this purpose company uses its own resources to the maximum extent if required company issued new equity shares of rupees बच्चों हैंड राइटिंग समझ में आ रही है, ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर कंप्लायंस। बच्चों अभी मैं लिख के दे रही हूँ फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में नहीं लिख के दूंगी, अपन को खुद को जज करना है, ठीक है। मेक जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन रीड कर लो, जिसने भी लिख लिया रीड करो फटाफट से क्वेश्चन। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, फिर उसके बाद कल मैथ के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी या प्रीमियम का कंसेप्ट कराऊंगी। पहले आपको अरेंजमेंट करनी है। अच्छा चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन रीड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड आपको दे रखा है, जिसमें आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दिख रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दिख रही है 18 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिख रहा है 7 लाख। जनरल रिजर्व बताओ, फ्री रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व, इट्स अ फ्री रिजर्व। कंपनी वांट्स टू रिडीम इट्स, कंपनी क्या करना चाहती है, अपने प्रेफरेंस शेयर को
रिडीम करना चाहती है, यानी कि 18 लाख की कैपिटल को खत्म करना चाहती है, रिडीम करना चाहती है। फॉर दिस पर्पस कंपनी यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम मतलब समझते हो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि सबसे पहले कंपनी सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए सबसे पहले क्या यूज करेगी? खुद के रिजर्व्स यूज करेगी। अगर कंपनी को जरूरत पड़ी, इफ रिक्वायर्ड, कंपनी इशूड न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब आप मुझे सोच के पहले ये बता सकते हो क्या कि सेक्शन 55 आपको कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है? सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है? फेस वैल्यू इज 18 लाख। अच्छा, मुझे सबसे पहले क्या यूज करना है? प्री रिजर्व, क्योंकि सबसे पहले आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने क्या यूज करने हैं? रिजर्व। रिजर्व में आपके पास क्या है? जनरल रिजर्व। उसके अंदर पैसा कितना पड़ा है आपके पास? 9 लाख। टोटल कंप्लायंस आपको 18 लाख का करना है, उसमें से 9 लाख का तो आपने फ्री रिजर्व से कर दिया, बचा कितना? 9 लाख। और 9 लाख के लिए क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? अगर आपको जरूरत पड़े तो आप क्या कर लेना? नए इक्विटी शेयर्स इशू कर लेना। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55। समझ में आ रही है बात? यानी कि सेक्शन 55 की ये कौन सा केस है? पार्टली वाला, यानी कि हम फ्री रिजर्व भी यूज कर रहे हैं और सेकंड पे न्यू शेयर्स भी इशू कर रहे हैं। दोनों ऑप्शंस चूज कर रही है कंपनी। स्टार्ट करें? चलो। लेकिन बच्चों, इसके लिए मैं सबसे पहले, अब जब पार्टली वाला क्वेश्चन होता है ना, अधिकतर क्वेश्चन आपके पार्टली वाले ही होंगे, मतलब कुछ के लिए हम फ्री रिजर्व यूज करेंगे, कुछ के लिए नए शेयर्स इशू करेंगे। तो अब से हमारी वर्किंग बनाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है क्या? वर्किंग बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वर्किंग बनाएंगे इसकी कि कैसे कैसे हम सेक्शन 55 का कंप्लायंस करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। चलो मुझे बताओ, आपको सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है? 18 लाख। और ये 18 लाख का कंप्लायंस किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डाल दोगे? सीआरआर। और फ्री रिजर्व में क्या यूज करोगे? जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व से कितना पैसा ले लेंगे हम? 9 लाख। ये पूरा अभी पता है, आने वाले क्वेश्चन में वर्किंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्किंग हो गई ना तो उस एंट्रीज पास करना तो बहुत ही आसान काम है। तो चलो, फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डाल दिया मैंने? सीआरआर। फ्री रिजर्व में बोले तो क्या है आपका? जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कितने का है आपका? 9 लाख। बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कितना बचा? 9 लाख। और इस 9 लाख के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला? क्या बोला? न्यू इक्विटी शेयर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। तो मैं ये आइडेंटिफाई कर ले क्या कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना है? बताओ। 90,000 ना। एक शेयर 10 रुपए का है। टोटल पैसा मुझे 9 लाख चाहिए, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो कितने शेयर्स आ गए आपके? 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। अरे समझ में आ गया क्या? ये आपकी वर्किंग है। वर्किंग में हमने 18,000 का अरेंजमेंट करा। अरेंजमेंट करने का ही खेल है पूरा ये चैप्टर, कि आपको सेक्शन 55 का अरेंजमेंट कैसे करना है। तो सेक्शन 55 का अरेंजमेंट, 18 लाख में से 9 लाख तो मैंने फ्री रिजर्व से कर दिया, बचा बैलेंस कितना? 9 लाख। उसको क्वेश्चन ने बोला कि उसके लिए आप क्या कर लेना? नए इक्विटी शेयर इशू कर लेना। तो हमने नए इक्विटी शेयर इशू कर लिया। कितने शेयर इशू करे? 90,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए। वर्किंग कर लो फटाफट से। अब बच्चों, जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? ड्यू करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डालने की। क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना अमाउंट? 9 लाख। ठीक है। फिर नए शेयर इशू करने की एंट्री। नए शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट इज 9 लाख। 90,000 इंटू 10। ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या होगी? कंप्लायंस हो गया सेक्शन 55 का। फ्री रिजर्व मिट से पैसा डाल दिया, शेयर्स इशू हो गए, ड्यू कर दिया। लास्ट एंट्री क्या होगी? पेमेंट करने की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खत्म हो गई आज का ये क्वेश्चन, खत्म हो गया आपका। तो एंट्रीज आपके लिए क्या है? क्या है वो एंट्रीज? अरे नालायक, होमवर्क।
बच्चों ये एंट्रीज आपको होमवर्क में करनी है, मैंने आपको वर्किंग बना दी है। 4 एंट्रीज होंगी। 4 कौन कौन सी? सबसे पहले ड्यू करने की, फिर सेक्शन 55 के कंप्लायंस की 2 एंट्री होंगी, फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डालेंगे, नए शेयर इशू होंगे, लास्ट पेमेंट करने की। 4 एंट्रीज आपकी होंगी। अरे 4 एंट्रीज होंगी, ठीक है।